ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करेंगे। अब उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे लिए दो बैरियर मेनली आते हैं, एक ही हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर और दूसरा होता है प्लेसेंटल बैरियर। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। यहां पे दोनों के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे बैरियर्स होते हैं ये हमारे ड्रग के मूवमेंट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। अब सपोज आप देखिए, अगर सपोज मैं ब्लड ब्रेन बैरियर की बात कर रहा हूं, ब्लड ब्रेन बैरियर में कंडीशन है ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द ट्रिपल बी। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमने इसको आगे बहुत जगह जरूरत पड़नी है। मीन्स लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द ट्रिपल बी। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो एग्जांपल पे आप लिवोडोपा, प्रोप्रानोलोल, फाइसोस्टिग्मिन, दीज आर द डिफरेंट ड्रग व्हिच कैन क्रॉस द ट्रिपल बी। क्यों है ऐसा? इसका कॉन्सेप्ट समझिए। नॉर्मल अगर आप कैपिलरी देखिए तो यहाँ पे क्या होता है? लूज जंक्शन होता है। जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, कैपिलरी क्या होती हैं? ओनली मेड अप बाय द एंडोथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स बनी होती हैं, जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, वहां पे स्पेस रहता है नॉर्मल में। लेकिन अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर में बात करेंगे, वहां पे जो हमारी कैपिलरी होती है, ब्रेन कैपिलरी, तो वहां पे देखिए यहाँ पे स्पेस आपको मिला था। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे स्पेस थे एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे स्पेस आपको नहीं मिलेंगे। मींस जब स्पेस नहीं है तो ड्रग का मूवमेंट, वो वाटर सॉल्युबल वाली ड्रग का तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। सो इसलिए ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ द ब्रेन एपिथेलियल सेल्स और ब्रेन कैपिलरी और ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स। सिंपल है, पॉइंट इसको रखिएगा। इसी तरह प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर आर लिपोइडल। मींस यहां पे भी कंडीशन है कि ओनली लाइपोफिलिक ड्रग कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, व्हाइल ओनली लेस अमाउंट of the hydrophilic can cross in some cases only. Means low free passes of lipophilic drug while resting hydrophilic drug. Only lipophilic drug cross करेंगे, हाइड्रोफिलिक ड्रग रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। क्यों है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ तो हमने देख लिया ग्लियल सेल्स थी हमारी और टाइट कैपिलरी जंक्शन एंडोथेलियल सेल्स थी। यहाँ पे प्लेसेंटल बैरियर की बात करें, यहाँ पे क्या है देखिए, सपोज दिस इज अ प्लेसेंटा एंड इन द प्लेसेंटा हियर इज द योर अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसको डीप में आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड्स हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में ही हमारी जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स में हमारी साथ में मूव करती हैं, उससे एकदम से राउंड फॉर्म में बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फेटस ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही एक फिल्ट्रेशन टाइप से यहाँ पे होके तभी ड्रग हमारी मूव करती हैं। ये जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से फिल्ट्रेशन होके ही ड्रग मूव कर पाती हैं फ्रॉम द मदर वेसल्स टू द फीटस वेसल्स। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी यूनिक फीचर्स। तो इसलिए यहाँ से सारी ड्रग का क्रॉस नहीं कर पाती हैं एंड दीज एक्ट एज द बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर। ओनली लाइपोफिलिक ड्रग कैन क्रॉस दीज बैरियर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अभी हमने एक चीज बात किया, किसी भी ड्रग का जो फ्री फॉर्म अवेलेबल होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, दैट इज द एक्टिव फॉर्म एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। लेकिन अब कोई ड्रग हमारे बॉडी में गई तो वो पूरी की पूरी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। आप एग्जांपल लीजिए, सपोज आपके पास दो ड्रग है, ए और बी। ए ड्रग का आपने दिया और 60% वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे और बी भी 60 पहुंची, लेकिन ए 60 की 60 यूनिट डायरेक्टली कहां पे पहुंच गई? साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गई। तो वहां पे एक्शन प्रोड्यूस करेगी और वहीं से मेटाबोलाइज होके वो एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन जो हमारी बी है उसमें से क्या हुआ, वो 20 यूनिट पहुंची साइट ऑफ एक्शन पे, 20 यूनिट वो टिश्यू से बाइंड हो गई और 20 यूनिट प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गई सपोज। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले जो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंची हुई है 20 यूनिट, वो एक्शन प्रोड्यूस करेगी, मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीट आउट होगी। व्हाइल जो हमारी सेकंड प्रोटीन से बाइंड हो रखी है 20 यूनिट, वो रिलीज होगी, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू से बाइंड हो रखी है वो फिर से रिलीज होगी और वो भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद फिर से वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के एक्शन प्रोड्यूस करेगी और मेटाबोलाइज होगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी दूसरी बी वाली ड्रग है वो ज्यादा टाइम तक हमारा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। मींस अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट है, फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। तो एक्शन कौन प्रोड्यूस करती है, फ्री फॉर्म, व्हाइल बाउंड ड्रग टू द प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट शो द एक्शन। Therefore, plasma protein binding makes a drug long acting। जितना ज्यादा उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, उसका
एक्शन या उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म उतना कम हो जाएगा। अब हमारी मेजर ड्रग दो ही टाइप से होती है, एसिडिक या बेसिक। अब जितनी भी एसिडिक ड्रग है वो HSA ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगी और जितनी भी बेसिक ड्रग है वो किससे बाइंड करेंगी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगी। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्पिरिन बाइंड टू विच प्रोटीन, विच प्लाज्मा प्रोटीन। एस्पिरिन क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है तो एसिड किससे बाइंड करेगी, एल्ब्यूमिन से। सिमिलरली अगर बात करें आप मॉर्फिन हमारा क्या है, एल्कलॉइड बेसिक नेचर, तो मॉर्फिन किससे बाइंड करेगी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो यही चीजें आपके पास है, एसिडिक ड्रग बाइंड टू द एल्ब्यूमिन व्हाइल बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एग्जांपल पे आप देखिए बारबिचरेट, बेंजोडाइजेपिन, नसैट्स, वेल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, टॉलब्यूटामाइड एंड वॉरफेरिन, these all are the acidic drug, so bind to the albumin, while beta blocker, bupivacaine, lidocaine, disopyramide, imipramine, methadone, prozosine, quinidine, verapamil, these all will bind to the alpha 1 acid glycoprotein due to the basic nature। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सपोज आपने ड्रग, ये आप जो ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज द ड्रग। अब ये फ्री फॉर्म की ड्रग है एंड ये येलो हमारी प्रोटीन है, तो प्रोटीन से हमारी ड्रग बाइंड करके इसको हम बोलेंगे क्या, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग। तो जो हमारा एक्शन प्रोड्यूस होगा वो एक्शन कौन प्रोड्यूस करेगी, फ्री फॉर्म की ड्रग प्रोड्यूस करेगी। व्हाइल प्रोटीन बाउंड ड्रग आर नॉट अवेलेबल फॉर द एक्शन and they will increase the duration of action, so this is the plasma protein binding। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से रिलेटेड। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर हमने बात किया कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। एंड हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा देर तक आपके प्लाज्मा में रहेगी तो उससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, हैव लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा, जब ज्यादा हो गई तो फ्री फॉर्म में नहीं है तो एक ही जगह रहेगी, तो उससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा। व्हाइल हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर हाईली बाउंड ड्रग। अगर सपोज एक ड्रग है हमारी, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रखी है, लेकिन दूसरी ड्रग आ गई और उसकी एफिनिटी उस प्लाज्मा प्रोटीन के लिए ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो ड्रग हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। सो हाईली एफिनिटी plasma protein binding drug will replace the another drug। and dialysis, अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है या कम है उसका इफेक्ट नहीं होता है, नॉट इफेक्टिव फॉर द ड्रग हैविंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है उसकी डायलिसिस इफेक्टिवली नहीं हो सकती है, नॉट इफेक्टिव फॉर द हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। उन्हीं ड्रग की हम डायलिसिस कर सकते हैं जो फ्री फॉर्म में है, और फ्री फॉर्म में है मतलब उनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, स्लो है। एक पॉइंट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, समझिएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि वो हमारी ड्रग आई सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो अपना एक्शन के लिए पहुंच गई, लेकिन वहां से वो फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आई। सपोज समझिएगा, ड्रग विथ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, जिस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, एग्जांपल पे आप ले लीजिए थायोपेंटोन या डायजेपाम, तो इन ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ये इजीली ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करने के बाद वो सीएनएस पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, वहां से रैपिड डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वहां भी वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जब नहीं टिकेगी तो वहां से वापस क्या हो जाएगी, मूव होके हमारे फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी। एंड दिस फ्रॉम द सीएनएस टू द प्लाज्मा ये बैक हो जाएगी। दिस इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग विल इजीली क्रॉस द ट्रिपल बी एंड बाउंड टू द सीएनएस receptor, and due to the high lipid solubility it will again move from the CNS to the systemic circulation। तो ये जो गई एक्शन प्रोड्यूस थोड़ा सा की फास्टली और उसके बाद फिर से वापस आ गई, दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं थियोफेंटोन हैज द लॉन्ग टी हाफ बट शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग क्यों, क्योंकि गई एक्शन प्रोड्यूस कर दी लेकिन उसके बाद फिर से टिश्यू में ब्लड में आ जाएगी और वो चांसेस है कि वो हमारे प्रोटीन से बाउंड होगी या फिर से जाके एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इसका क्या है वो ज्यादा है। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो इसलिए उसका जो एक्शन होगा वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो ज्यादा होगा लेकिन उसका शॉर्ट एक्टिंग होगी। लॉन्ग टी हाफ बट इज शॉर्ट एक्टिंग।
टी हाफ ज्यादा है लेकिन शॉर्ट एक्टिंग क्यों है? क्योंकि तुरंत गई, एक्शन शो की लेकिन वापस आ गई, बॉडी में है लेकिन एक्शन रिड्यूस हो गया, दैट्स व्हाई लॉन्ग टी हाफ बट शॉर्ट एक्टिंग. सो दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.